आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आखिर मौत का मंजर किसे कहते हैं, ये मैंने करीब से देखा है। मौत को छूकर जब मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लौटा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा खतरा उठाया था। आज तक आपने ना जाने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन हो सकता है इस दर्दनाक कहानी को सुनने के बाद आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने वो सब अपनी लाइफ में देखा है जो एक इंसान अपने बुरे से सपने में भी नहीं सोच सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बात साल 2000 की है। हमारा गांव धीरे धीरे प्रोग्रेस में था। गांव में हो रही सुविधाओं की वजह से गांव में अलग ही माहौल बना हुआ था। अब गांव के अंदर एक बस भी आने लगी थी। उस बस का रूट हमारे गांव से होकर गुजरता था। वो बस रात को 9 बजे के आसपास गांव पहुंचती थी, तो वहीं दिन के लगभग 11 बजे के आसपास हमारे गांव से गुजरती थी। हम सभी बहुत ही खुश थे और हम सभी को अक्सर बस में जाने का मौका मिलता और नई नवेली बस चलने की वजह से गांव वालों को इस चीज़ का बड़ा ही शौक था। मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो बस में सफ़र करने के लिए उत्तेजित रहते थे। एक दिन मैं अपने चचेरे भाई अंशु के साथ बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। आज मैं अपने चचेरे भाई के साथ उसके मामा के यहाँ जा रहा था। हमें लगभग 2 दिनों के लिए उसी गांव में रुकना था और उसके बाद इसी बस से वापस अपने गांव लौटना था। ऐसे में हम दोनों बड़े ही उत्साहित थे क्योंकि हम दोनों को ही पहली बार उस बस के अंदर बैठने का मौका मिल रहा था। इसी बीच मेरे चचेरे भाई ने बोला, अरे भाई, तुझे पता है ये बस लगभग 1.5 घंटे का सफ़र करती है और उस सफ़र में बड़ा ही मज़ा आता है। उसकी बात सुनकर मैं भी हंसते बोला, चल भाई, आज हम बस के ऊपर बैठते हैं। बस की छत पर बैठने का मज़ा अलग ही होता है। मेरी बात सुनकर वो भी बहुत ही आराम से इस बात को मान गया और फिर मैं और अंशु हम बस की छत के ऊपर जाकर बैठ गए। उस वक्त मेरी उम्र यहीं कोई 18 से 20 साल की होगी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने मुझे बाहर निकलना सिखा दिया था। ऐसे में मैं अपनी ज़िंदगी के कदम खुद पे खुद ही उठाता था। 4 साल की उम्र में ही मैंने अपने पिता को खो दिया था, तो ऐसे में मैं बहुत चीज़ें सीख चुका था। खैर, हम दोनों बस के ऊपर सवार हो चुके थे और बस पर बैठे बैठे मैंने अंशु को बोला, यार, इस बस के ऊपर बैठने का तो अलग ही स्वाद है। अंशु भी आज बहुत खुश लग रहा था। इतने में किसी ने हमें आवाज़ देते बोला, अरे तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो, जल्दी नीचे चलो। जैसे हमने उस तरफ पलटते हुए देखा तो वो उसी बस का कंडक्टर था। वो बस का कंडक्टर सीढ़ियों पर लटका हुआ था। बस के कंडक्टर को देखकर हमने बोला, अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो ऊपर ही बैठेंगे। बस के कंडक्टर ने तमाम कोशिश की, लेकिन हम दोनों ऊपर से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसने बोला, अरे भाई, समझने की कोशिश करो, आगे एक जंगल आएगा, उस जंगल के अंदर तुम दोनों ही जानो खतरा है, इसलिए तुमको मैं आराम से बोल रहा हूँ कि बस के अंदर आ जाओ। लेकिन फिर भी हमने उस कंडक्टर की बात नहीं मानी। आखिर में वो कंडक्टर परेशान होकर बोला, ठीक है भाई, तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन मुझे अपना किराया दे दो। हमने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपनी जेब से किराया निकालकर उस कंडक्टर को दे दिया। जाते वक्त उस कंडक्टर ने बोला, देखो, अगर गलती से भी तुम्हें उस जंगल में कुछ लगे तो सीढ़ियों पर चढ़ जाना, बस की छत को छोड़ देना। ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ों की लकड़ियाँ तुम लोगों को नुकसान दें। उसकी बात सुनकर मैंने गर्दन हिलाई और फिर उस ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करने लगा। मेरे और कंडक्टर के बीच में सिर्फ इतनी ही बातें हुई थी। उसके बाद वो कंडक्टर वहाँ से चला गया। अब मैं और अंशु इस माहौल को बड़े आराम के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी अंशु ने बोला, भाई वो देख, सामने कुछ दिख रहा है। जैसे हमने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो एक घना जंगल था। हरे पेड़ों से घिरा हुआ वो जंगल दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा था और वो दृश्य इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसे देखकर उसकी खूबसूरती में मगन हो जाए। सूरज को भी काले बादलों ने अपने अंदर ढक रखा था और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। तो ऐसे माहौल में हम दोनों को अलग ही सुकून मिल रहा था। हम चाहते थे कि अब जोरदार बारिश हो और हम उस बारिश का स्वाद ले सकें, लेकिन ये हमारी एक बदकिस्मती थी कि बारिश की बूंदें सिर्फ हल्की हल्की ही थी। उसके बाद बस उस जंगल के अंदर दाखिल हो गई, जिस जंगल को हम खूबसूरत और आलीशान समझ रहे थे। पर हमें क्या मालूम था कि वही जंगल अपनी सच्चाई को सबसे छुपा कर रखता है। दोस्तों, जैसी बस उस जंगल के अंदर दाखिल हुई तो बस को 2-3 बार बहुत ही तेज झटके लगे। ये झटके इतने ज़्यादा तेज थे कि मैं और अंशु एक बार के लिए ज़ोर से हिल गए। तभी हमने चिल्लाते हुए बोला, अरे ड्राइवर साहब, बस को कैसे चला रहे हो? तुम्हें बस चलानी नहीं आती क्या? हमारी इन बातों को सुनकर उस बस का कंडक्टर तिलमिलाते हुए बस से बाहर आया और बोला, एक बात बताओ,
तुम लोगों को बस की छत पर बैठने को किसने कहा? जैसे मैंने उस बस के ड्राइवर को इतने गुस्से में देखा तो मैंने उसे जवाब देते बोला, अरे भाई साहब एक बात बताओ, छत के ऊपर बैठने से कौन सा तुम्हारी बस दब रही है जो इस तरह से उछाल रहे हो? मैंने केवल एक बार में उस बस ड्राइवर की बोलते ही बंद कर दी थी। फिर वो बस ड्राइवर वहाँ से निकला और बस के टायर के पास जाकर उसे चेक करने लगा। हम दोनों वहीं पर बैठे रहे। लगभग पौन घंटा बीत गया लेकिन अभी भी उसको ठीक नहीं कर पाया था। ऐसे में मेरे छोटे भाई अंशु ने कहा, अरे भाई यार यहाँ पर क्या चल रहा है? कितनी देर हो गई लेकिन अभी तक बस रिपेयर नहीं हो पाई। उसकी बात सुनकर मैं भी नीचे की तरफ देख रहा था। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर कोई काम कर भी रहे हैं या फिर ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। फिर उसके बाद मैंने नीचे की तरफ उस कंडक्टर को आवाज़ देते बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ? बस ठीक होगी भी या फिर नहीं? हमारी बात सुनकर उसने कहा, भाई एक काम करो, तुम दोनों नीचे उतरो और बाकी सवारियों की तरह यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक रोड है, वहाँ से कोई दूसरी बस पकड़ लो क्योंकि हमें इस बस को ठीक करने में अभी समय लगेगा। उस कंडक्टर की बात सुनकर मैंने भी सोचा कि हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि हमें समय से पहले अंशु के मामा के यहाँ पर पहुँचना था। इसलिए मैंने अंशु से बोला, भाई चल एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर की तो बात है, उसके बाद हमें कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा, इसलिए हम पैदल ही रास्ता काट लेते हैं। लेकिन अंशु मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि उससे तो पैदल ही नहीं चला जाएगा, इसलिए वो इसी बस में जाएगा। लगभग 1-1.5 घंटे तक हम दोनों यूं ही बहस करते रहे और इसी बीच दोपहर के 2 बज गए लेकिन अभी तक बस ठीक नहीं हुई थी। बाद में जब मैंने फिर से कंडक्टर से पूछा तो उसने बताया कि अब बस महज थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगी। और ये सुनने के बाद हमारी सांस में सांस आई। हमें लगा कि अब हम आराम से इस जंगल के रास्ते को काट लेंगे, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर से हमारे दिल को तोड़ कर रख दिया। इधर से जब बस के स्टार्ट होने का समय हुआ तो बस का इंजन एकदम से बंद पड़ गया। ड्राइवर और कंडक्टर का मानना था कि अब इस पुराने इंजन ने हमें धोखा दे दिया है। अब ये हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये बस स्टार्ट नहीं होगी। ड्राइवर और कंडक्टर की ये बात सुनने के बाद हम दोनों हताश हो गए। फिर उसके बाद मैं अंशु पर चिल्लाते बोला, देखा ना तूने, मैंने तुझे पहले बोला था कि हमें पैदल चल लेना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। और अगर इस जंगल में हमें अंधेरा हो गया तो फिर हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने अंशु को उठने को कहा और हम दोनों उसी वक्त निकल पड़े। हमें उस वक्त ठीक से तो नहीं मालूम था, लेकिन हम इतना तो कह सकते थे कि जैसे ही हम उस जगह से निकले थे तो हमें शाम के 4 बज चुके थे और सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा में ढलने लगा था। ऐसे में जंगल के अंदर अंधेरा होना लाजमी था और वैसे भी जंगलों के अंदर लगभग 1 घंटे पहले ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि जंगलों के अंदर घने पेड़ होते हैं और उन पेड़ों की छाया पूरी तरह रात होने से पहले ही जंगल में अंधेर की चादर बिछा देती है। मैं और अंशु बड़े ही आराम के साथ रास्ते पर चलते जा रहे थे, पर तभी हमें पीछे से आवाज आई, अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। जैसे हमने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे जिनकी सांसें फूली हुई थी और वो भागते हमारी तरफ आ रहे थे। बाद में वो जैसे हमारे पास आए तो मैंने उस ड्राइवर से बोला, अरे क्या हुआ ड्राइवर साहब, आप इस तरह से घबराए क्यों हैं? ये सुनकर उस ड्राइवर ने बोला, भाई बात ही घबराने वाली है। उसके बाद उस ड्राइवर ने बताया कि रास्ते में आते वक्त उन्होंने किसी चीता को देखा था। इस घने जंगल में किसी भी जानवर का होना बड़ा ही लाजमी होता है। ऐसे में मुझे ड्राइवर और कंडक्टर की बातों पर तुरंत ही विश्वास हो गया। उसके बाद मैंने उस ड्राइवर से पूछा, लेकिन भाई साहब अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तब जाकर उस ड्राइवर ने बताया कि हमें चुपचाप किसी पेड़ के नीचे छुपना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो चीता हमारा ही पीछा कर रहा हो और अगर गलती से भी उसने हम तीनों में से किसी को भी देख लिया तो फिर हम तीनों का मरना तय है। उसकी बात सुनकर अब मेरा शरीर कांप रहा था। उसके बाद मैंने अपने भाई अंशु को बोला, भाई हमें जल्दी से किसी पेड़ के नीचे छुपना चाहिए, वही हमारे लिए सुरक्षित जगह हो सकती है। मेरी बात सुनकर उसने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगे जहां पर हम दोनों बड़े आराम के साथ छुप जाएं। इधर वो ड्राइवर और कंडक्टर भी पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे। जैसे कि हमने उन्हें पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ देखा तो हमें टेंशन होने लगी क्योंकि अगर वो दोनों उस भयानक जंगली जानवर के हाथ नहीं आए तो हम दोनों ही उसका भोजन बनने वाले थे। मैंने भी पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन मैं अपनी भारी भरकम शरीर को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ने में नाकाम था। आखिर में मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे सड़क ही पकड़नी चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। फिर उसके बाद मैंने अंशु को बोला, एक काम करते हैं यार, हम यहाँ छुपने की बजाय जल्दी से सड़क पर पहुँचते हैं,
वरना पूरी रात यहीं पर बीत जाएगी। अंशु को मेरी बात ठीक लगी और हम जैसे वहाँ से गुजरने लगे तो उस कंडक्टर ने बोला, आगे का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस ड्राइवर की बातें मेरे समझ से परे थी, मगर फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस डरावने से पड़े जंगली रास्ते को पार करने लगा। जैसा कि उस ड्राइवर ने मुझे बताया था कि उस रास्ते को पार करना इतना आसान नहीं है, सच में मैंने वैसा ही कुछ देखा। दोस्तों, उस रास्ते के बीचों बीच में मुझे कई बार ऐसी छोटी छोटी गलियां नजर आती जिससे ऐसा लगता कि मुझे दूसरी तरफ जाना है, लेकिन मैंने अपने रास्ते को बीच में कहीं नहीं छोड़ा और लगातार एक ही रास्ते पर चलता रहा। यूं ही चलते चलते मैं एक पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि जंगलों के अंदर जितने भी पेड़ दिखाई पड़ रहे थे वो पेड़ उनमें सबसे अलग थे और सबसे विशाल भी थे। उस पेड़ की आकृति से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जंगल में मौजूद सभी पेड़ इस पेड़ से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। फिर भी मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और थक हार कर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तक मेरे हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। इधर अंशु भी थोड़ा थक गया था, इसलिए वो भी मेरे बगल में बैठ गया। इतने में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचने के बाद ही इंसान की रूह कांप जाए। अचानक उस पेड़ की जड़ निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी भूतिया फिल्म का सीन देख रहा हूँ। उस पेड़ की जड़ों ने मेरे हाथों को एकदम से जकड़ लिया और जैसे मुझे दर्द महसूस हुआ तो मैं एकदम से चिल्ला उठा और चिल्लाते उस पेड़ की जड़ें एकदम से गायब हो गईं। इधर जब अंशु ने मुझे इतनी ज़ोर से चिल्लाते हुए देखा तो वो एकदम से बोला, अरे भाई क्या हुआ, तू इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है? तभी मैंने अंशु को अपने हाथ से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बातों को समझ पाने में नाकाम था। उसके बाद जब मैंने अंशु को पूरी बात बताई तो वो हंसते हुए बोला, अरे भाई आप तो बिना नींद लिए भी सपने देख लेते हैं। इतना कहने के बाद वो एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे एक तरफ तो ये चीज़ सता रही थी कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ और ऊपर से अंशु का ये व्यवहार साबित कर रहा था कि उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा जो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि अभी अभी जो मैंने देखा वो मेरा सपना तो नहीं हो सकता था। ऐसे में ये चीज़ पूरी तरह से साबित हो चुकी थी कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है और हमें इस पेड़ के पास नहीं रुकना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अंशु को बोला, भाई ये जगह बहुत खतरनाक है, हम दोनों को किसी तरह से इस जगह को जल्दी से पार करना होगा, वरना ये हम दोनों की मौत का कारण बन सकती है। एक तरफ से अंशु मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से महसूस कर रहा था कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ था और ये सब अंशु के साथ भी हो सकता था। इसलिए मैं अभी वहाँ से निकलने की फिराक में था। मैं जैसे उस पेड़ के नीचे से उठने लगा तो अचानक उस पेड़ की शाखाओं ने हम दोनों के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और इस बार का दृश्य अंशु भी अपनी आंखों से देख सकता था। जैसे अंशु ने अपनी आंखों से इस तरह का भयानक दृश्य देखा और उसने चीखते हुए बोला, अरे भाई ये क्या हो रहा है? इस बार मैंने अंशु की तरफ देखते बोला, मैंने तुझे पहले बोला था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तूने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब देख इस जंगल और पेड़ की सच्चाई तेरे सामने है, अब हम यहाँ से कैसे निकलें? एक तरफ से मैं परेशान होकर बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ से अंशु भी अब पूरी तरह से डर गया था। उस पेड़ की शाखाओं ने जमीन के अंदर गहरे गड्ढे बना दिए थे और वो किसी छतरी की तरह हमारे चारों तरफ खड़े हो गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम पेड़ की लकड़ियों के बीच में नहीं बल्कि किसी जेल में हो, जहाँ से निकल पाना हमारे लिए असंभव हो गया हो। तभी हमने नीचे से गड्ढा खोदकर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन उस पेड़ की जड़ नीचे तक फैली हुई थी और इतने में ही वहाँ अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही भारी भरकम चीज़ वहाँ की ज़मीन पर गिर रही है, जिससे वहाँ की ज़मीन में कंपन हो रहा था। फिर मैं और मेरा भाई अंशु बुरी तरह से डरे हुए थे। हम ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों करें तो करें क्या। इतने में उस पेड़ की कुछ शाखाएं एकदम से टूट गई और उसके अंदर एक विशाल सा दानव हमें नजर आया। उसको देखते हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। इतनी देर से जो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी अब वो डबल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। एक चीज़ मुझे अभी भी हैरान कर रही थी कि उस दानव ने अभी तक हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। वो एक ही जगह पर खड़ा रहा। फिर लगभग 2 से 3 मिनट तक वहाँ पर यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। हम दोनों भी उस दानव के सामने खड़े होकर आत्मसमर्पण कर चुके थे। लेकिन तभी अंशु ने कहा, भाई मुझे लगता है इसको कुछ नज़र नहीं आता है, वो देखो इसकी आंखों से काला काला धुआं निकल रहा है।
फिर जैसे मैंने उस भयानक से राक्षस की आंखों की तरफ देखने की कोशिश की तो उस चांद की हल्की हल्की रोशनी में मुझे उसकी आंखों से काले काले रंग का धुआं निकलता हुआ दिखा। ऐसे में हो सकता था कि इस काले रंग की वजह से वो हम पर अटैक नहीं कर पा रहा था। तभी मैं और अंशु हम दोनों भागते पेड़ के पीछे छिप गए तो हमने देखा कि अभी भी उसकी तरफ से कोई हलचल नहीं थी। अब तक मेरी सांसें भी फूल चुकी थी, इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस विशाल से दिखने वाले दानव ने एक जोर की दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि वहां की जमीन कंपन करने लगी और उस पेड़ की तरफ छाई हुई सारी शाखाएं एकदम से खत्म हो गईं। वो सारी शाखाएं टूट चुकी थी। उस राक्षस ने हमारे रास्ते में बाधा डालने के बजाय उसने हमारा रास्ता और भी आसान बना दिया था। अब हम किसी भी रास्ते से बचकर भाग सकते थे, लेकिन हमने जितना आसान इस काम को सोचा था वो काम इतना आसान नहीं था। हम जैसे ही वहां से भागे तो हम रास्ता ही भूल गए कि हमें किस तरफ जाना है। अब हमें जिस तरफ भी रास्ता नजर आ रहा था हम दोनों बस उसी तरफ भागकर जा रहे थे। किसी भी हालत में मुझे रोड तक पहुंचना था। अगर हम दोनों रोड तक पहुंच जाते तो कोई ना कोई बस वाला हमें अपनी बस में बैठाकर आगे की तरफ छोड़ ही देता और हम यही सोचकर बस रास्ते पर अपने कदम पटकते जा रहे थे। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते तो हमें कोई नजर ही नहीं आता। ये देखकर मुझे अंदर से सुकून भी मिला कि चलो अब मेरा उन बलाओं से पीछा छूट चुका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस उसी पेड़ के पास पहुंच गया तो मैं तो हैरान ही हो गया, क्योंकि 5 मिनट पहले तो मैं उस पेड़ के पास से भागा था, फिर मैं वापस ठीक उसी जगह पर कैसे पहुंचा। अब ये देखकर मेरा दिमाग सनक गया। इधर मेरा भाई अंशु भी बुरी तरह से हैरान था। शायद हम दोनों किसी मायावी दुनिया में कदम रख चुके थे, जहां से चलने के बाद हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाते। तभी अंशु ने बोला, भाई ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ से बचने के लिए हमें कोई दूसरी तरकीब लगानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं भी समझ गया कि उसका कहना सही है। हमें यहाँ से निकलने का कोई और ही तरीका ढूंढना होगा। अगर हम दोनों थोड़ी देर और यहाँ पर रुके रहे तो इस जंगल में पूरी तरह से गहरी रात पसर जाएगी और उसके बाद जंगली जानवरों के साथ साथ भूत पिशाच का आतंक भी सर चढ़कर बोलेगा। हम दोनों अभी यही सोच रहे थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इतने में ही हमें अपने पीछे से पेड़ों के पत्ते टूटने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई उन सूखे पत्तों पर अपने कदम पटक रहा है। हम दोनों तुरंत ही सावधान हो गए और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पीछे से उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर ही आ रहे हैं तो उनको देखते हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। दोस्तों, उनकी भी हालत बड़ी खराब लग रही थी। उनके कपड़े कटे फटे हुए थे और वो पूरे कीचड़ से सने हुए थे। जैसे वो हमारे बगल में पहुंचे तो हम दोनों तुरंत उन पेड़ों से निकलकर उनके सामने पहुंच गए। जैसे उन्होंने अचानक से हमें देखा तो वो भी डर के मारे एक बार के लिए चिल्ला उठे। उसके बाद जब हम आपस में मिले तब जाकर उन्हें और हमें दोनों को चैन की सांस मिली। उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा, तुम दोनों अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि हम दोनों जब थक हार कर इस पेड़ के नीचे बैठ गए थे तब हमारे साथ ये सब हुआ। मेरी बात सुनते उस ड्राइवर ने कहा, मतलब तुमने इस पेड़ के साथ ज़रूर कोई छिड़खानी की होगी और तुम दोनों ने यहाँ पर कोई हैवान भी देखा होगा। इस बार मैंने अपनी मुंडी हिलाई और हाँ में जवाब दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद उस कंडक्टर ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो शैतान अंधा है। जब तक तुम उस शैतान के पास नहीं पहुंच जाते तब तक वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता। उस पर ड्राइवर और कंडक्टर की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो इस जंगल की एक एक चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और वो दोनों हमें इस भयानक जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों उस ड्राइवर और कंडक्टर से यहाँ से बाहर निकलने को कहने लगे और हमारी किस्मत अच्छी थी जो वो हर रास्ते को अच्छी तरह से जानते थे। उस ड्राइवर और कंडक्टर ने उस भयानक रास्ते में हमारा खूब साथ निभाया और हम दोनों को किसी तरह से उस भयानक जंगल से बाहर निकाल दिया। जंगल से बाहर निकालने के बाद हमने देखा कि वो सड़क भी यूं ही वीरान पड़ी थी। हमें उस सड़क के ऊपर से भी ज़्यादा साधन गुजरते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे में अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम अंशु के मामा के यहाँ कैसे पहुँचेंगे। अभी हम इसी उलझन में थे कि तभी उस बस ड्राइवर ने अचानक ही एक ट्रक को रुकवा लिया। हम सभी ट्रक के अंदर सवार हुए और उसके बाद उस ट्रक वाले ने हमें सीधा अंशु के मामा के गांव छोड़ दिया। फिर बाद में वहां पहुंचकर हमने इस पूरी घटना के बारे में उनको भी बताया तो उन्होंने बताया कि उस जंगल के अंदर से गुजरने का मतलब है अपनी मौत को दावत देने जैसा। उस जंगल के अंदर ना जाने कितनी काली शक्तियाँ रहती हैं। वहाँ जो पेड़ तुमने बताया, इस तरह के लगभग 7 पेड़ हैं
अगर आप रात के लगभग 1 या 2 बजे के आसपास उन पेड़ों के पास रुक जाते हैं तो वो पेड़ तुम्हें निगल जाते। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें वो दोनों मिल गए जो उस जंगल की एक एक चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ थे, वरना उस रात हमारी लाश उस जंगल से बाहर आ पाती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।